हम्म। बात कर लो, पिछले रुके हुए। तो बेसिकली सीएसआर के बारे में तो हम बहुत छोटी क्लासेस से ही समझते हुए आ रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया था। और जब छोटी क्लासेस में थे तो सबने पढ़ा होगा कि सब कुछ हमें बिजनेस करने के लिए सोसाइटी से ही मिलता है। इंफ्रा हमें सोसाइटी से मिलता है, मैन पावर हमें सोसाइटी से मिलता है, एवरीथिंग वी आर यूजिंग फ्रॉम द सोसाइटी। सो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सोसाइटी के लिए जो भी हमने सोसाइटी में से लिया है, सोसाइटी को उसके लिए कुछ पे बैक करना। तो उस पे बैक को करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनली नए एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 में, 1956 में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कंपनियों की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठहराते हुए उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया इन कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज सेक्शन 135। Section 135 is talking about the CSR, that is corporate social responsibility. And the corporate social responsibility is basically three words over there. That is, first one is corporate, second is social, and the third one is responsibility. कॉर्पोरेट बेसिकली जो भी हमारी कंपनीज हैं, जो रनिंग है, जो काम कर रही हैं, उनकी सोशल का मतलब सोसाइटी के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उनके ऊपर एक इस तरीके का बर्डन दिया जा रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो सीएसआर है वो लगता किसके ऊपर है, सीएसआर कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं। आज आपने एक नई कंपनी स्टार्ट की, क्या वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी या नहीं करेगी? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटी सी सीएसआर की जर्नी पर। तो बेसिकली सीएसआर स्टार्ट होता है सेक्शन 135 से। एंड सेक्शन 135 पे मैंने लिखा है यहाँ पर सीएसआर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। मैं बताना चाहूंगा कि सीएसआर एक तरीके का प्रोजेक्ट भी है और प्रोग्राम भी है, बिकॉज सीएसआर एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आज आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी वन टाइम नहीं होती, वो टाइम टू टाइम आपके साथ कैरी आउट होती रहती है। तो सीएसआर एक प्रोजेक्ट की तरह भी काम करेगा, एंड सीएसआर एक तरीके का प्रोग्राम है कि जब भी आपके ऊपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आएगा तो आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अब ये जो सोसाइटी है, इसमें किस किस कंपनी की भागीदारी रहेगी, कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो सीएसआर को निभाएंगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कि क्या सभी कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है? तो आंसर इज नो। सभी कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा घर के किसी बड़े को ही दी जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी वही सोचा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनीज को देंगे, वो छोटी कंपनीज को नहीं देंगे, क्योंकि सर मोदी जी चाहते हैं कि पहले। जी, एनी क्वेश्चन? इज आई एम ऑडिबल ना सर? धीरज जी ऑडिबल? सर यू आर ऑडिबल, प्लीज सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के बड़ों को ही दी जाती है। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि पहले कुछ खा कमा लो, बड़े बन जाओ, और उसके बाद कुछ सोसाइटी के लिए भी कर दो। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो तीन टाइप ऑफ कंपनीज को दी गई है। अगर किसी कंपनी में घर के बड़े में कोई भी इक्वालिटी मिलेगी, कंपनी में कोई भी इक्वालिटी मिलेगी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपके ऊपर एक सीएसआर का बर्डन देंगे जो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि अगर कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ सर यस 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की है, तो उनके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का है, या 1000 करोड़ भी है, तो भी उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो उसके ऊपर भी सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेसिकली तीन कंपनीज हैं, तीन बड़ी कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ नेटवर्थ बोले तो आप सब कुछ ऐड ऑन कर लीजिए, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑल। उसको मिलाकर के अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ आपकी बनती है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अगर आपका थर्ड रिक्वायरमेंट इज नेट प्रॉफिट, मतलब तीनों में से कोई भी एक हो जाए। आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर सब जगह और ही मेंशन किया है। तो तीनों में से अगर आपकी कंपनी किसी भी कैटेगरी में फिक्स हो जाती है, तो आपको सीएसआर मैंडेटरी हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत क्वेश्चन भी रहते हैं इंडस्ट्री में, कि किस टाइम पर आपको 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़ चेक करने हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर के रहती है कि पिछले 3 सालों में देखना है हमें 500, 1000 करोड़ या 5 करोड़, हमें केवल पिछले साल में देखना है 5 करोड़, 1000 करोड़ या 500 करोड़। तो मैं बताना चाहूंगा 2018 से पहले ये 500, 1000 करोड़ और 5 करोड़ पिछले 3 सालों में आपको चेक करने होते थे।
बट 2018 में, मैंने डेट भी मेंशन किया है नीचे, 2018 में 15/9/2018 के बाद से गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट अमेंडमेंट इसके ऊपर दी थी, और 2018 के बाद से आपको पिछले 3 सालों में चेक नहीं करना है, आपको केवल पिछले साल में चेक करना है। अब इसका प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रैक्टिकली ये फर्क पड़ने वाला है कि लेट्स सपोज अगर मान लीजिए 2020 में आप किसी भी एक रिक्वायरमेंट में फिक्स हो रहे थे, या आप 2021 में किसी भी एक रिक्वायरमेंट में फिक्स हो रहे थे, या 2022 में फिक्स हो रहे थे, या 2022 में मैं कहता हूं हो भी नहीं रहे थे, ना तो आप 500 करोड़ में थे, ना 1000 करोड़ में थे, ना 5 करोड़ में थे। फिर सवाल आता है कि क्या 2023 में मेरे ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होगा? तो आंसर इज यस, आपके ऊपर एप्लीकेबल होता था 2018 से पहले, क्योंकि 2018 से पहले आप पिछले 3 सालों में से एक भी बार में अगर आप फंसते थे 500, 1000 या 5 करोड़ में, तो आपको करंट ईयर में सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी हो जाती थी। बट 2018 के बाद से, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में ही बात करूं, तो 2022 में अगर आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हुआ, 500, 1000 या 5 करोड़ में आप नहीं आए, तो 2023 में आज के बाद आपको सीएसआर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2023 में आपको सीएसआर नहीं करना है। सो बेसिकली पहली प्रैक्टिकल चीज तो ये क्लियर हो गई होगी कि 2018 के बाद से आपको केवल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये चेक करना है कि आपको 500, 1000 करोड़ या 5 करोड़ में आप फिट होते हैं या नहीं होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि कंपनी क्लियर हो गई, मुखिया डिसाइड हो गया सर कि कौन मुखिया बनेगा, और मुखिया बनेगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिसाइड अब करनी है हमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एंड सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप कोई भी एक ऐसी बड़ी कंपनी है, 500, 1000 या 5 करोड़ वाली आप कोई भी कंपनी है, तो आपको अपनी सेविंग का, अपने जो पैसा कमाया है सोसाइटी में, आपने स्मोक किया है सर, आपने धुआं ही धुआं दिया है सोसाइटी को, आपने सर सोसाइटी से इंफ्रा यूज किया है सर, सोसाइटी के लोग आपने यूज किए हैं, तो अब आता है उनको पे बैक करने का एक तरीका, और वो है सीएसआर, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे हैं। एंड जब आपकी 500, 1000 या 5 करोड़ के बाद जब आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है अब आपने जो सोसाइटी से कमाया था, तो सोसाइटी को कुछ पे बैक करना, और पे बैक कितना करना है। तो आपको सीएसआर में सबसे पहले एक सवाल और आता है कि सीएसआर मंथली करना है, एनुअल करना है, क्वार्टरली करना है, 6 मंथ वाला करना है, कैसे करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सीएसआर पे जो भी पैसा आपको खर्च करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, वो आपको एनुअली सर खर्च करना होता है। एक साल के अंदर अंदर आपको वो पैसा खर्च करना होता है। खर्च कितना करना है सर? आपको खर्च करना है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का, जो कि आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में है। बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है ये इंडस्ट्री के लिए, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें इसके ऊपर होती हैं कि आपको पैसा खर्च करना है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का नहीं करना है सर, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जो पिछले 3 सालों में आपने कमाया है, उसका आपको ये पैसा खर्च करना है। लेट्स सपोज सर कि अगर मान लीजिए 2022 में आपने 1 करोड़ रुपए कमाए थे, 2023 में सर आपने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, एंड 2024 में आपने 3 करोड़ रुपए कमाए थे सर। एंड सर आपने जो पैसे कमाए 2025 में, मैं मान के चल रहा हूं कि 2024 में आप सीएसआर एक्टिविटीज में थे, आपके पास 500, 1000 करोड़ या 5 करोड़ की लाइनअप में आप थे, तो अब आपको सीएसआर कितना खर्च करना पड़ेगा? तो सीएसआर सर आपको खर्च करना पड़ेगा 2025 से पहले जो पिछले 3 साल आपके रहे हैं, उनमें आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट आपने जो अर्न किया, तो दैट इज सर 6 करोड़, उसका आप एवरेज कर लेंगे। जो भी एवरेज यहां से निकल करके आएगा, उसका आपको 2% खर्च करना है। तो नेट प्रॉफिट का खर्च नहीं करना है आपको सर, पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का 2% आपको क्या करना है सर? खर्च करना है अपनी सीएसआर एक्टिविटी में, और वो भी एनुअली खर्च करना है आपको सर। आपको ये नहीं है कि जिस दिन आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया, 2% निकाला, पॉकेट से दिया, खत्म करी बात। तो आप एनुअली उसको खर्च करेंगे 2% को। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो सर प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री के अंदर इस केस को लेकर के, सबसे पहला क्वेश्चन तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सर आप सब लोग जानते होंगे, और आपका ही काम है मोस्टली, ये तो एक प्रोफेशनल सीए प्रोफेशनल्स का तो ज्यादा काम रहता है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। तो सर नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो होता है वो होता है एज पर सेक्शन नंबर 198 कंपनीज एक्ट में। सेक्शन नंबर 198 वो ये बताता है कि सीएसआर का जो भी आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से कौन सी फिगर आप एक्सक्लूड करेंगे, कौन सी आप ऐड करेंगे, वो प्रॉफिट आपको लेकर के चलना है नेट प्रॉफिट के तौर पे पिछले 3 साल का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर यहाँ पर, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है आपको? तो सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, आप नेट प्रॉफिट जो आप कंसीडर करेंगे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेंगे सर, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पर लेंगे पिछले 3 साल। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आप लेकर के चलेंगे सर, वो लेंगे पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पिछले 3 सालों का आप ये लेकर के चलेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सर यहाँ पर, जो एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, सवाल ये बनता है कि सर मान लीजिए आपने कोई कंपनी 2022 में ही शुरू करी थी, आपने कोई कंपनी 2022 में ही शुरू करी थी, 2022 में आपने कोई कंपनी शुरू करी, उस टाइम पर आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हुआ, 2023 में बट प्रॉफिट आपने कमाया था उस टाइम पर, लेट्स सपोज 1 करोड़ का, बट सीएसआर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। 2023 में आप उन 3 रिक्वायरमेंट से किसी भी एक रिक्वायरमेंट में फंस गए सर, उन 3 में से किसी भी एक रिक्वायरमेंट में आप आ गए,
और आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया। सवाल ये है सर कि 2024 में, क्योंकि अब आपके पास पिछले 3 साल नहीं है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो सर आप अब किस बेसिस पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे? तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पिछले 3 साल नहीं है तो प्रॉफिट खर्च करना भी है, नहीं करना है। तो लॉ कहता है कि सर आप पिछले जिन भी सालों में इनकॉर्पोरेट रहे हैं, उसका आप एवरेज ले लीजिए। तो इसका मतलब सर यहाँ पर आप एवरेज 3 सालों का ना लेकर के 2 साल का कर लेंगे। उसके बाद एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए सर एक जियो जैसी कंपनी है, वो तो अपनी कंपनी स्टार्ट ही 1500 करोड़ रुपए से करते हैं, और पहले ही साल में उन्होंने अपना टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर कर दिया, पहले ही साल में नेटवर्क 500 करोड़ से ऊपर कर दिया, और पहले साल में प्रॉफिट भी उन्होंने 5 करोड़ से ऊपर कर दिया। अब मान लीजिए सर 2023 में कंपनी खुली थी, 2023 में आप तीनों रिक्वायरमेंट में फिक्स हो गए, तो 2024 में अब आपको सीएसआर करना होगा या नहीं करना होगा? तो आंसर इज सर नहीं करना होगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है कि क्या पिछले साल का ही 2% ले लें? सर एवरेज हमेशा 2 सालों में हो सकता है, 3 सालों में, 1 साल का आप एवरेज नहीं कर सकते हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप इनकॉर्पोरेट ही 1 साल में ही हुए थे, इनकॉर्पोरेशन के ईयर में ही आप सीएसआर की किसी भी टाइप ऑफ कंपनीज में आ गए, तो सर आपको उस केस में सीएसआर नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर आप सीएसआर में आ जाते हैं, तो पिछले सालों का एवरेज आप नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पर आपको कोई सीएसआर एक्टिविटी पहले साल के लिए नहीं करनी है। बट एक और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर उसमें, सीएसआर नहीं करना है वो एक अलग बात है, बट सीएसआर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया वो एक अलग चीज है। अब मैं इसको एक चीज से और लिंक कर देता हूं जो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत इंडस्ट्रीज को ऐसी प्रॉब्लम आती है। सीएसआर का एक प्रोविजन ये कहता है कि सर अगर आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। आपको अपनी एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है जो सीएसआर को मॉनिटर करेगी, खर्चा कितना होना है, खर्चा कहां होना है, वो सब काम सीएसआर कमेटी का होता है। तो सर वो सीएसआर कमेटी आपको बनानी है, नहीं बनानी है? आपको सीएसआर का पैसा तो खर्च नहीं करना, बिकॉज आपको एवरेज करने के लिए ईयर्स नहीं है, बट आप सीएसआर कमेटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर जब खर्च ही नहीं कर रहे तो कमेटी किस बात की, वो करेगी क्या वहां पर बैठ करके, खर्चा तो कुछ करना नहीं है। तो सर आप याद रखिएगा कि सीएसआर कमेटी आपको बनानी है, सीएसआर कमेटी आप बनाएंगे, सीएसआर का पैसा आपको भले ही एवरेज की वजह से खर्च नहीं करना, बट सीएसआर कमेटी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट इज, अगर सर मान लीजिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये रहती है, कई लोगों को तो यही नहीं पता लगता कि सीएसआर करना भी है, नहीं करना है कब करना है, और कई बार चीजें निकल जाती हैं हाथ से। तो अगर आप वो 2% का पैसा खर्च नहीं कर पाए सर, अगर आप वो 2% का पैसा खर्च नहीं कर पाए, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले तक पेनल्टी के इतने बेहतरीन प्रोविजन ही बोलूंगा कि नहीं थे सेक्शन 135 के अंदर, बट आज के टाइम में पेनल्टी के प्रोविजन भी एप्लीकेबल इसके ऊपर हो गए हैं, जो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं इसी टॉपिक में। बट अगर आपने सीएसआर का पैसा खर्च नहीं किया है, तो आपको सर जो आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, और आजकल तो सभी के ऑफिस में बन रही होंगी, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद बोर्ड रिपोर्ट बननी चालू हो गई होंगी, तो आप अगर सीएसआर का पैसा खर्च नहीं कर पाए सर, तो आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा कि आप उसे खर्च क्यों नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है सर, जो एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कि जो आप ये सीएसआर कर रहे हैं सर, ये करेंगे कहां पर? आप जो आप ये सीएसआर कर रहे हैं, सीएसआर करना कहां पे है? क्या सर किसी भी भूखे लोगों को खाना खिला देना सीएसआर है? राह पे चलते किसी की मदद कर देना, कंपनी ने किसी को मदद कर दी, क्या वो सीएसआर है? तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आप अपनी तरफ से समाज सेवा कर रहे हो, वो सीएसआर नहीं है। सीएसआर हमने डिफाइन कर रखा है सर, सीएसआर में 12 एक्टिविटीज हैं, सीएसआर में टोटल 12 एक्टिविटीज हैं, जो कि गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल के अंदर बना रखे हैं सर, और उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर गवर्नमेंट ने 12 एक्टिविटीज ऐसी डिफाइन कर रखी हैं सर, जिनमें आप सीएसआर कर सकते हैं। वो 12 एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हैं सर? सीएसआर कर सकते हैं। और मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा सर एक बार कि वो 12 एक्टिविटीज जनरली कौन सी है। तो दीज आर दैट दोज एक्टिविटीज कि जिनमें आप सीएसआर कर सकते हैं सर। मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा इसमें, क्योंकि एक्टिविटीज तो सभी हम पढ़ ही सकते हैं, इस पर टाइम न लगा करके कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान लगाता हूं मैं। तो सबसे पहले सर, एक्सट्राडिक्शन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी सैंक्शन हेल्थ, कि अगर आप भूखे लोगों के लिए, भूख मरी के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो सर दैट इज ऑल्सो अ सीएसआर। अगर आप सर किसी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सीएसआर सर। अगर आप सर जेंडर इक्वलिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट या सीनियर सिटीजन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सर वो भी सीएसआर है। तो ऐसी हमारे पास सर 12 एक्टिविटीज ऐसी हैं। और कोविड के टाइम पर भी एक एक्टिविटी ऐड हुई थी इसके अंदर, कि अगर आप कोविड की वैक्सीनेशन बनाने के लिए, उसके ऊपर आर एन डी करने के लिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो सर उसको भी सीएसआर बोला जाएगा। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोविड पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बड़ी अराइज हुई थी, जिसको लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को नोटिस भी रिसीव हुए उस चीज से रिलेटेड।
कोविड से रिलेटेड अगर आप किसी वैक्सीनेशन पर R&D करते हैं वो CSR है। बट अगर कोई कंपनी, मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी है, अगर कोई क्लाइंट हमारी फार्मा कंपनी है और वो R&D पे पैसा खर्च करती है CSR में, अपने अपने के लिए, मतलब वो अपना ही कोई रिसर्च कर रही है, अपनी ही वैक्सीनेशन को बना रही है, वो CSR नहीं है सर। उसको अगर वैक्सीनेशन बनानी है, कोई R&D पर पैसा खर्च करना है, तो उस वैक्सीनेशन के लिए उसको गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अगर उसने गवर्नमेंट के साथ उस R&D से रिलेटेड कोलैबोरेशन किया है तो ही वो CSR ट्रीट होगा, तभी आप उसको बुक कर पाएंगे एज ए CSR, अदरवाइज वो CSR ट्रीट नहीं होगा। तो अगर कोई फार्मा कंपनी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके R&D पे पैसा खर्च कर रही है, दैट इज ओनली CSR। अगर कोई फार्मा कंपनी सर गवर्नमेंट के साथ उसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है, अपने लिए वो R&D पर पैसा खर्च करते हैं, तो उसको आप CSR ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज हैं जिनमें आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट CSR बोलेगी। एक और मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। इस 12 एक्टिविटीज के अंदर उन्होंने कुछ फंड्स भी बना रखे हैं, उन्होंने कुछ फंड्स भी बना रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला फंड है स्वच्छ भारत कोष। सेकेंड फंड है सर, उन्होंने एक बना रखा है पीएम केयर फंड। एक बना रखा है सर उन्होंने आर्म फोर्सेस से रिलेटेड CAPF। एंड सर एक बना रखा है उन्होंने CGF क्लीन गंगा फंड। अगर आप कहीं पर भी लॉ में इंटरप्रिटेशन के टाइम पर, अभी सेक्शन 135 में कुछ चेंजेस हुए हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पर एक और इन्होंने एक्टिविटी को ऐड किया है इन 12 के अलावा। छोटी सी एक्सप्लेनेशन ऐड करी है इन 12 एक्टिविटीज में, कि अगर आप इन 12 एक्टिविटीज में पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपको हंगर, कोई भूखे लोग ही नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया, एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या और किसी इन 11-12 चीजों में आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे ऐसे लोग कहीं पे करने के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी है अभी इसके अंदर, कि अगर आप चाहें तो अपना पैसा फंड में भी डाल सकते हैं। बट वो फंड कौन सा होगा, तो उस फंड के लिए उन्होंने बताया है कि ये 4 फंड ऐसे हैं, और ये 4 फंड भी शेड्यूल 7 में ही उन्होंने नाम लिखे हैं, और इन 4 फंड में भी आप अपना CSR का पैसा दे सकते हैं। आप चाहें तो स्वच्छ भारत कोष में दे दीजिए, PM केयर में दे दीजिए, CGF में दे दीजिए, या फिर आप आर्म फोर्सेस के लिए जो उन्होंने फंड बना रखा है उसमें भी अपना पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो ये 4 फंड ऐसे हैं शेड्यूल 7 के अंदर, इसके अलावा और कोई फंड आपका CSR ट्रीट नहीं होगा सर। ये 4 फंड ऐसे हैं जिनको आप एज अ CSR डोनेशन दे सकते हैं, CSR जिनके अंदर आप कर सकते हैं। एक और मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये भी इंडस्ट्री में। अब गवर्नमेंट ने जो 12 एक्टिविटीज लिखी हैं, उन 12 एक्टिविटीज में एक वर्ड, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था एजुकेशन। अब बहुत लोगों की ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है, एजुकेशन मींस व्हाट। आप किसी स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसे एजुकेशन बोलेंगे। आपने कोई अंध विद्यालय चला लिया है सर, उनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, क्या उनको आप बोलेंगे कि इसको आप एजुकेशन बोलेंगे? आपने किसी बेसिक, मतलब 10th तक की क्लास की एजुकेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप उसे एजुकेशन बोलेंगे? कोई आपने डिप्लोमा सेंटर चला लिया है लोगों को स्किल करने के लिए, क्या आप उसे एजुकेशन बोलेंगे? तो एजुकेशन का मतलब वहां पर है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जो ये 12 एक्टिविटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो मैंने एक वर्ड नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन 12 एक्टिविटीज का आपको वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन करना है। MCA का ये बेसिकली गाइडलाइंस है इसके ऊपर, कि जो भी 12 एक्टिविटीज हमने लिखी हुई है, हमने तो एक वर्ड लिख दिया एजुकेशन, हमने तो एक वर्ड लिख दिया वहां पर हंगर, तो वहां पर आप भूखा मतलब कौन है वहां पे भूखा, उसका इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट कह रही है कि आपको वाइडेस्ट पॉसिबल वे में करना है। एजुकेशन का मतलब किसी भी तरीके की एजुकेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी उन 12 एक्टिविटीज में एजुकेशन वाले वर्ड में ली जाएगी, शेड्यूल 7 में वो मानी जाएगी। अगर उससे रिलेटेड आपने अपना 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट खर्च किया है, तो ऐसा मान करके चलेंगे कि आपने वो पैसा CSR एक्टिविटीज में खर्च किया है। नेक्स्ट चीज पर आता हूं सर। अब ये CSR आपने पैसा खर्च करना है, पहला था कि कंपनी कौन सी है वो डिसाइड हो गया, खर्च कितना करना है वो डिसाइड हो गया, कहां पर खर्च करना है वो भी डिसाइड हो गया। अब ये खर्च करेगा कौन सर? खर्च करेगा कौन? डायरेक्टर खर्च करेंगे, कंपनी का किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाई जाएगी, कैसे खर्च करना है? तो सर उन्होंने बोला है कि जब भी आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल होगा, तो आपको CSR की एक कमेटी का कॉम्पोजिशन करना है, एक कमेटी आपको CSR की बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर सब लोग अवेयर हैं, वैसे भी कंपनीज एक्ट में कुछ कमेटीज डिफाइन की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे, एक ऑडिट कमेटी होती है सेक्शन 177 में, जो कंपनीज एक्ट में भी दी हुई है। रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी हुई है, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर है। ऐसे ही CSR से पैसा खर्च करने के लिए, एक बार CSR एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाता है, तो उस खर्च करने के लिए, उस खर्च करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कि खर्च कहां पर करना है, कैसे खर्च करना है, क्या फॉर्मुलेशन होंगे, कहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना है, उसके लिए
कुछ पर्संस को नॉमिनेट करके एक कमेटी बना दी जाती है, जिस कमेटी का नाम होता है सीएसआर कमेटी। अब सवाल आता है कि सीएसआर कमेटी में होगा कौन, बाहर के लोग लेकर के आएंगे सीएसआर कमेटी में, या फिर हम जो सीएसआर कमेटी बना रहे हैं उसमें कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, या केवल कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के घर वाले हो सकते हैं, कौन हो सकता है सीएसआर कमेटी में। तो कंपनी लॉ में ये भी डिफाइन किया गया है कि सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और उनमें से एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए सर आपकी कंपनी है, वो सेक्शन 149 में फॉल करती है, आपके ऊपर 149 मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और आपके ऊपर सीएसआर भी एप्लीकेबल हो गया, तो आपको कमेटी में सर 3 लोग रखने हैं, 3 में से कम एक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी के अंदर। अब सवाल ये है कि सर अगर मान लीजिए कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, अगर सर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो फिर सर आपकी कंपनी में एटलीस्ट जो 2 डायरेक्टर होते हैं वो 2 डायरेक्टर भी क्या हो सकते हैं, आपके सीएसआर कमेटी का पार्ट हो सकते हैं, वो आपके सीएसआर कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। तो पहला तो अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका सीएसआर कमेटी में होना चाहिए, 3 लोग कम से कम सीएसआर कमेटी में होने चाहिए। तो सर 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम आपको कमेटी में रखना है। अगर मान लीजिए सर लेट्स सपोज आपकी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो सेक्शन 149 एप्लीकेबल ही नहीं हो पाता सर, तो 149 एप्लीकेबल नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है, और प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम डायरेक्टर भी 2 ही होते हैं। तो अगर 2 ही डायरेक्टर हैं तो तीसरा ऐड करके कमेटी बनाए, तो लॉ कह रहा है जी तीसरा ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है कि एक डायरेक्टर का बर्डन आपको दिया जाए अपॉइंट करने के लिए, तो उन्होंने वहां पर एक एक्सेप्शन बना दिया लॉ के अंदर कि आप 2 डायरेक्टर को रखकर भी सीएसआर कमेटी का फॉर्म कर सकते हैं, सीएसआर कमेटी आपको बनानी पड़ेगी सर। एंड सीएसआर कमेटी के फंक्शन क्या रहेंगे, तो वो मैंने बताया सर कि आपको सीएसआर कमेटी जो आप बनाएंगे, सीएसआर कमेटी आपके पूरे इस फंड को मॉनिटर करेगी सर, एग्जीक्यूशन करेगी सर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेगी, रिपोर्टिंग करेगी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए कि कहां पर पैसा खर्च करना है, और टाइम टू टाइम उस सीएसआर कमेटी सबको मॉनिटर करके कि पैसा खर्च हुआ है नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट का पूरा असेसमेंट करेगी। ये सर सीएसआर कमेटी का काम रहता है। नेक्स्ट है सर कि अब 4 चीजें मैंने डिसाइड करी सर यहाँ पर कि पहला कंपनी कौन सी होगी, सेकंड खर्च कितना करना है, खर्च कहाँ करना है, खर्च करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये 4 चीजें हमने डिसाइड करी सर। अब आता है कि ये खर्च करना कैसे है। अब जब तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि खर्च कैसे करना है, तो आप तो यही मान करके चल रहे थे कि खर्च तो कंपनी करेगी जी, पैसा कंपनी पैसा खर्च करेगी उसको। अब इस पैसे को खर्च करने के लिए भी 4 तरीके बनाए गए हैं सर, 4 मेथड्स हैं इस पैसे को खर्च करने के लिए। तो सर सीएसआर का पैसा जो खर्च करेंगे वो या तो आप कंपनी खुद की अपनी ट्रस्ट बना ले, ट्रस्ट बनाने के बाद उस ट्रस्ट में पैसा वो आगे सीएसआर के लिए खर्च करे। तो पहला मेथड है कि कंपनी अपनी ट्रस्ट बना ले, ट्रस्ट में 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट को डाले और वहां से पैसा खर्च करे। सेकंड सर, या फिर कंपनी अपनी सोसाइटी एक रजिस्टर कर ले सर, और सोसाइटी में पैसा डाले और वहां से पैसा खर्च करे। तो या तो कंपनी ट्रस्ट बना करके पैसा खर्च कर सकती है, या कंपनी अपनी सोसाइटी बना करके पैसा खर्च कर सकती है, या फिर कंपनी सर अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी बना करके पैसा खर्च कर सकती है। एंड अगर ना तो कंपनी के अपने पास खुद की ट्रस्ट है, ना ही कंपनी के पास अपनी खुद की सोसाइटी और ना ही उसकी अपनी कोई सेक्शन 8 कंपनी है, तो सर फिर कंपनी खुद से अपना एक सीएसआर डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर ही बना ले। जैसे कि सर कंपनी में एचआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके का डिपार्टमेंट कंपनी अपनी कंपनी के अंदर ही बना ले, ओन सीएसआर डिपार्टमेंट बना ले, और उस डिपार्टमेंट को बनाकर भी वो डिपार्टमेंट वो पैसा आगे जो है वो खर्च करेगा सर। अब सवाल ये आता है कि सीएसआर कमेटी का क्या रोल है फिर सर यहाँ पर। सर सीएसआर कमेटी पूरा मॉनिटर करती है सीएसआर का पैसा कहां लग रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है, मॉनिटर करती है सबको। बट जो सीएसआर को पैसा खर्च करने का मेथड है वो 4 है, या तो अपनी ट्रस्ट बनाइए सर, या अपनी सोसाइटी बनाइए, या अपनी सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, या फिर अपना खुद का सीएसआर डिपार्टमेंट बनाइए सर। अब एक क्वेश्चन ये आता है सर यहाँ पर कि अगर आप ट्रस्ट बना करके पैसा खर्च कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ट्रस्ट आपने बना ली, ट्रस्ट में पैसा डाला, ट्रस्ट पैसा खर्च कर रही है। सोसाइटी बना ली सर, सेक्शन 8 कंपनी बना ली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है, एक प्रैक्टिकली चीज बताता हूँ सर आपको यहाँ पर जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप अपना सीएसआर डिपार्टमेंट बना करके पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आपने अपना सीएसआर डिपार्टमेंट बनाया सर, अब सर एक चीज बताइए, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके लोग लगे हुए हैं, उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, आप उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे ही जब आप अपना सीएसआर डिपार्टमेंट बनाएंगे तो एम्प्लॉय तो सीएसआर डिपार्टमेंट के लिए भी रखेंगे आप,
और कंपनी की उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, कंपनी को पैसा अपने CSR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, वहां पर कुछ खर्चा कंपनी का जरूर होगा। तो उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंसेस अलाउड करे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बना करके कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, आपको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट खर्च करना है। बट अगर आपने कंपनी में अपना खुद का CSR डिपार्टमेंट बना रखा है, तो सर उन्होंने बोला है कि हम आपको उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउड करेंगे। आपको कुछ एक्सपेंसेस, क्योंकि आप सैलरी वगैरह दोगे उन लोगों को, तो कुछ एक्सपेंसेस आपको अलाउड करेंगे। और एक्सपेंसेस कितना होगा सर? वो होगा अप टू मैक्सिमम 5% ऑफ 2%। सर बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल सा लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका बेसिकली मतलब है क्या। मान लीजिए सर आपके ऊपर जो CSR में पैसा खर्च करना है, लेट्स सपोज सर वो आपको खर्च करना है 10 करोड़। आपका जो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है सर, वो आ रहा है आपका 10 करोड़ निकल कर। अब सर जो 10 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट है, उसका खर्च कितना करना है सर आपको? आपका जो 3 साल का एवरेज आ रहा है सर, वो आ रहा है आपका 10 करोड़ सर। अब आपको खर्च करना करना है सर, 10 करोड़ तो पूरे देने नहीं है, उस एवरेज का 2% आपको खर्च करना है। तो 10 करोड़ का 2% आपने खर्च करना है सर, कितना? 20 लाख रुपए सर। तो वो कह रहे हैं कि सर अब जो ये 20 लाख रुपए हैं, अगर आप ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बना करके कर रहे हैं, तो 20 लाख वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, खर्च करते रहिए, अपने 20 लाख को एनुअली खर्च कर देना। अगर आप अपना डिपार्टमेंट बना करके पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर सर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपके कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, उन एक्सपेंसेस को हम आपको अलाउ कर देते हैं। और उन्होंने जो एक्सपेंसेस सर अलाउ किए यहाँ पर, वो खर्च किए हैं आपको 5% अलाउ किया गया है सर आपको। लेट्स सपोज सर 1 लाख रुपए आपको अलाउ होंगे अगर आप अपना CSR डिपार्टमेंट बना करके पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली सर कहने का मतलब ये है कि 95% तो आपको CSR करना है, और जो 5% पैसा है आपका, वो आप अपने जो डिपार्टमेंट में आपने लोग लगाए हुए हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप खर्च कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अप टू 5% ऑफ 2%। तो जो भी आपका 2% निकल करके आया, उसका 5% आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउ कर दी जाएगी। एक और सर यहाँ पर सवाल है जो बड़ा ही प्रैक्टिकल है। और सर ये जो ट्रस्ट है, ये सोसाइटी है, या ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, क्या ये किसी दूसरे के भी हो सकते हैं? मान लीजिए सर एक ए लिमिटेड कंपनी है, एक ए लिमिटेड कंपनी है सर, उसके पास ना तो अपनी ट्रस्ट है, ना ही सोसाइटी है, ना ही सेक्शन 8 कंपनी है। और एक बी कंपनी है, उसकी अपनी ट्रस्ट भी है, सोसाइटी भी है, और सेक्शन 8 कंपनी भी है। अब सवाल ये, क्या मैं किसी बी कंपनी की ट्रस्ट सोसाइटी को पैसा दे सकता हूँ और वहां से बोलूं कि जी आप खर्च कर लीजिए, हमारे तो बस की है नहीं, हमने तो आपको दे दिया, हम तो अपने बुक्स में यूज कर लेंगे कि CSR कर दिया, ट्रस्ट सोसाइटी को करना था, हमने आपको दे दिया पैसा, आप खर्च करते रहिए। तो क्या दूसरी कंपनी के ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी में डालकर भी आप क्या ये पैसा खर्च कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल अलाउड है, आप कर सकते हैं। दूसरे के ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 को भी ये पैसा आप देकर के खर्च कर सकते हैं। सेकंड सवाल ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी इस तरीके की ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज बना रखी हैं। क्या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, सॉरी, गवर्नमेंट ओन्ड ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी को ये पैसा देकर भी क्या आप CSR कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो आपको याद रखनी चाहिए CSR करते टाइम। अगर आप ये ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट की यूज करते हो, आपने गवर्नमेंट की ट्रस्ट को पैसा दिया, गवर्नमेंट की सोसाइटी को आपने पैसा दिया, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। आप, गवर्नमेंट कहती है भाई सब ले आओ, हम तो खर्च करने के लिए बैठे हुए, हम तो बैठे ही आपके लिए हुए हैं, सबका साथ सबके विकास में, तो आप पैसा डालिए सर, हम खर्च कर देंगे। बट सर अगर आप अपनी किसी दूसरी, अपनी का मतलब है सर किसी नोन को, या जो आपकी नोन भी नहीं है, उस कंपनी में आप ये पैसा डालते हो, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन, अपनी आपकी ट्रस्ट नहीं है, अपनी आपकी सोसाइटी नहीं है, अपनी आपकी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, किसी दूसरी कंपनी के ट्रस्ट या सोसाइटी में पैसा डालते, तो आपको याद रखना पड़ेगा सर प्रैक्टिकली कि उस ट्रस्ट को, उस सोसाइटी को और उस सेक्शन 8 कंपनी को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 years एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए। अगर उसकी ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी को 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 सालों तक वो जमी हुई है, एक्टिविटी कर रही है सर, उस केस में भी आप उस ट्रस्ट या सोसाइटी को पैसा देकर के CSR कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर, आज मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने अपनी ट्रस्ट बना ली पहले दिन ही, कोई बी कंपनी मेरे पास आती है कि सर पैसा ले लो, CSR कर दो, तो आंसर इज अलाउड नहीं है सर। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए उसको यूज करने के लिए, उस CSR को लेने के लिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि यहाँ पर जो आप ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, वैसे तो CA वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इस चीज को, कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, लॉ मेकर ये भी कहता है कंपनीज एक्ट में, कि अगर आप किसी ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी को बनाते हो,
लेट्स सपोज सर, एक फॉर एग्जांपल एक मैंने सोसाइटी बना रखी है अपने 10-5 लोगों की, जैसे सर आप सीए लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी बना ली, बट हमने उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं कराया। हमने ये मान करके चले कि जितने भी बच्चे जो सीए नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से या कुछ और दूसरी रीजंस की वजह से, उनको हम प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को हम प्रमोट करते हैं, बट सोसाइटी को हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया। 20-50 लोगों ने मिलकर के सोसाइटी बना ली सर, मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है, पैसा खर्च करते रहते हैं, लोगों से डोनेशन भी ले रहे हैं उस पैसे को। तो क्या वो डोनेशन आपने जो लिया है किसी कंपनी से, क्या वो सीएसआर कहलाएगा? तो आंसर इज नो सर, वो सीएसआर नहीं है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकली आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर। आपकी ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट चला रहे हैं, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी चला रहे हैं सर, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी तो बिना रजिस्टर्ड आप बना ही नहीं पाएंगे। तो सर अगर आप एक अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट चला रहे हैं, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी चला रहे हैं और आपने किसी से डोनेशन ले लिया है, तो क्या वो कंपनी जिसने आपको डोनेशन दिया क्या वो उसको सीएसआर मान ले? आंसर इज नो। केवल रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी ही आपका ये सीएसआर का फंड ले सकती है। दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर, कि जो ये ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी आपने बनाई है, थोड़ा-सा इनकम टैक्स में सर आप लोग जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी है, इनके पास कुछ लाइसेंसेस होने चाहिए इस सीएसआर को लेने के लिए सर। 80G, 12AA, एक सेक्शन है सर 1023AC, आप ज़्यादा जानते होंगे सर उसके बारे में, 1, 2, 3 उसके प्रोविजंस हैं। उसके आपके पास रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए, वही ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी ये सीएसआर आपका ले सकती है। तो केवल ट्रस्ट में पैसा दे देने से, तो केवल सोसाइटी में पैसा दे देने से या सेक्शन 8 कंपनी में पैसा दे देने से सीएसआर नहीं हो जाता सर। वो ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। वो सोसाइटी ट्रस्ट अगर किसी दूसरी कंपनी की है, वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा सर। वो ट्रस्ट या सोसाइटी उसके पास वो लाइसेंसेस जो लॉ में डिफाइन है, 80G, 12AA एंड अदर लाइसेंसेस, वो उसके पास है या नहीं है, वो ट्रस्ट सोसाइटी को ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी को चूज करते हुए। नेक्स्ट सर मैं आता हूं कि जो ये ट्रस्ट सोसाइटी, अब ये सर हमने ये सीखा अभी तक कि कंपनी कौन सी रहेंगी, सीएसआर कितना करना है, एक्टिविटीज कौन सी रहेंगी, कंपोजिशन क्या रहेगा कमेटी का, कहां पर ये पैसा खर्च करना है ट्रस्ट सोसाइटी में सर, वो भी हो गया। अब सर आता है कि जब आपने पैसा भी खर्च कर लिया, कमेटी भी आपने बना ली, अब वो पैसा खर्च किया है तो सर इंडिया में थोड़ा सा दिखावा तो चलता ही है। अब वो कहां पर आप लिखेंगे कि आपने पैसा खर्च कर दिया है नहीं किया है? तो सर वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी कंपनी की बहुत अच्छी सी वेबसाइट बना रखी है, अच्छी सी का मतलब सर वेबसाइट होनी चाहिए बस। अगर आपने कंपनी की अपनी वेबसाइट बना रखी है, तो सर आपको अपनी वेबसाइट पर ये डालना पड़ेगा, आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना है, एंड सर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डालना है कि आपने पैसा खर्च कर दिया है, कहां पर पैसा खर्च किया है, क्या एक्टिविटीज आपने करी है सर, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, जो आपकी सीएसआर कमेटी है, वो सीएसआर कमेटी आपकी सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर एनुअल रिपोर्ट, ये सब जो आपने सीएसआर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कौन थे, आपने बना रखी है नहीं बना रखी है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। सीएसआर पॉलिसी आपने क्या बनाई थी, वो सीएसआर पॉलिसी के बारे में भी सर आपको लिखना है। आपने सर सीएसआर की कोई एनुअल, एक सर सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट बनती है, वो एनुअल रिपोर्ट आपने बनाई थी या नहीं बनाई थी, वो भी सर आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये सारी चीजें सर आपको अपनी वेबसाइट में और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एक प्रैक्टिकल और चीज बताता हूं सर मैं आपको यहाँ पर, जो काफी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सर अगर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया, और मैंने भी अभी डिस्कस किया कि आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, एप्लीकेबिलिटी हुई तो सीएसआर कमेटी बनानी होगी, चाहे आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो। बट एक प्रैक्टिकली यहाँ पर एक और लॉ मेकर ने एक बात बोली है सर, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे सीएसआर आता है तो कई प्रोफेशनल्स को तो बर्डन लगने लगता है, यार पॉलिसी बनानी है, कमेटी बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना बनाना है। सर इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है सर, अगर आपने जो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला है, अगर वो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट 50 लाख से कम है सर, ध्यान रखिएगा सर, अगर वो एवरेज नेट प्रॉफिट 50 लाख रुपए से कम है, तो आपको सीएसआर का पैसा भी खर्च करना है सर, आपको वो पॉलिसी वॉलिसी सब बनानी है। बट आप याद रखिएगा सर, आपको सीएसआर कमेटी नहीं बनानी है उस केस में। ये एग्जाम्पशन है सर कंपनीज को कि भाई साहब अगर आप सीएसआर में पैसा खर्च कर रहे हैं और जो आपने 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला है वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए गवर्नमेंट, छोटे ही हो, बड़ा छोटा सा मुखिया बने हो, बड़े छोटे से पैसे खर्च कर रहे हो सर आप, तो आपको उस केस में इतना डिसीजन तो आप खुद भी ले सकते हो, इस डिसीजन के लिए आपको कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं है। तो आपको सर 50 लाख रुपए से अगर आप नीचे आपका प्रॉफिट निकल करके आता है जो आपको खर्च करना है 2%, तो उस केस में सर आपको किसी भी तरीके की आपको सीएसआर कमेटी नहीं बनानी है। तो लॉ मेकर ने सर ये बात लिखकर भी दी है, जहां पर आपका अमाउंट टू बी स्पेंड अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 में अगर आपका जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख है सर, तो आपको किसी भी तरीके की सीएसआर कमेटी नहीं बनानी है सर।
तो सीएसआर कमेटी नहीं बनाएंगे तो कौन देख रेख करेगा? तो उन्होंने कहा है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वही इसको देख रेख कर लेंगे सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा, आपको अलग से कोई सीएसआर कमेटी नहीं बनानी। अब सवाल ये कि सर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो आंसर इज यस, बना तो सकते हैं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने बना ली सर सीएसआर कमेटी, तो ध्यान रखिएगा फिर जो सीएसआर कमेटी की मीटिंग्स आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी, एज पर लॉ आपको उनके मिनट्स भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे सर। फिर ऐसा नहीं है कि आपने जर्नली बनानी नहीं थी पर बना ली तो अब आप कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे। एक बार बनाने के बाद तो सर आपको कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, पर वो कंप्लाइंसेस आपको सर कंप्लीट करने पड़ेंगे सीएसआर कमेटी से रिलेटेड। एंड सर नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे चलता हूं सर मैं आपको। एक सर केस प्रैक्टिकली ये निकल करके आया, बहुत सारी कंपनीज में ये प्रॉब्लम रहती है। मान लीजिए सर कुछ कंपनीज ने अपनी खुद की फाउंडेशन पहले से ही बना करके रखी हुई है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पहले से अपना फाउंडेशन बना करके रखती हैं सर। मान लीजिए एक कंपनी है सर एबीसी फाउंडेशन, और वो सर एक सेक्शन 8 कंपनी है। मैं केवल सर एक बात कर रहा हूं कि एक फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर वो रजिस्टर्ड है सर। अब वो जो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है, मान के चल रहा हूं सर कि वो सीएसआर की किसी भी एक लिमिट में कवर हो गई। सर मैं दोबारा एग्जांपल एक कोट करता हूं, बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर, ये बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आपको पता होगा सर, सब जानते होंगे। आज के टाइम में एक टर्म आ गई है सोशल ऑडिटर, एनजीओ का भी ऑडिट होगा जिसमें सोशल ऑडिटर अपॉइंट किए जा रहे हैं, उसके एग्जाम भी ओपन हो चुके हैं, सोशल ऑडिटर उनके ऑडिट किया करेगा। तो सर एक एबीसी फाउंडेशन है जो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है सर, और वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर की उसकी नेटवर्थ है, मान लीजिए 2000 करोड़ का उसका टर्नओवर है सर, और वो ऑलरेडी चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है। सेक्शन 8 कंपनियां तो चैरिटेबल ही कर रही होगी सर, एक्टिविटीज प्रॉफिट के लिए तो है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो सेक्शन 8 कंपनी जो खुद सीएसआर की लिमिट में कवर हो गई है, क्योंकि सर अगर आपने मेरा चार्ट देखा होगा सर बड़े ध्यान से, तो सर वहां पर तो लिखा हुआ था एवरी कंपनी, यहाँ पर तो सर किस टाइप की कंपनी, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं था सर। तो उन्होंने तो कहा था कि सर ऐसी कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो उनके लिए। तो अब एक सवाल ये उठा प्रैक्टिकल लाइफ में सर, बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डोनेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी खासी उनकी टर्नओवर है, और ऐसी कंपनी निकल करके आई, बट वो खुद एक सेक्शन 8 कंपनी है सर। तो अब सवाल ये उठता है क्या उस एनजीओ के ऊपर भी सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? अब सवाल कई लोगों का इंटरप्रिटेशन ये होता था कि सर वो तो ऑलरेडी चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही, तो और क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगी, तो उसके ऊपर तो सीएसआर की लिमिट अगर एप्लीकेबल भी हो गई तो उसके ऊपर सीएसआर नहीं लगेगा। तो आपके लिए सवाल है सर कि सीएसआर लगेगा या नहीं लगेगा ऐसी सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर? सर प्राइवेट या पब्लिक होगी थी तो आप तुरंत बोल देते कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी सीएसआर लगेगा। अब क्वेश्चन वहां पर फंस गया कि सेक्शन 8 कंपनी खुद ऑलरेडी नॉन प्रॉफिट है, खुद चैरिटेबल एक्टिविटीज में है, तो वो काय को सीएसआर करे, वो तो खुद सीएसआर लेकर के काम कर रही है। तो आंसर इज सर उसके ऊपर भी सीएसआर लगेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा, जो कि ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एनजीओ है क्लाइंट के तौर पर जिसका ऑलरेडी सीएसआर में 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5 करोड़ में वो कवर हो रही है, तो सर उसके ऊपर भी सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको भी सीएसआर के एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। क्लियर सर? अब एक दूसरा सवाल यहीं पर एक और आता है सर, जो एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, कि वो जो सेक्शन 8 कंपनी जो मैं ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, वो खुद एजुकेशन में काम करती है, और एजुकेशन को आपने पढ़ा था सर शेड्यूल 7 में। जो आपने शेड्यूल 7 अभी आपने देखा, उसमें से वन ऑफ द एक्टिविटीज 12 में से ये थी कि अगर आप एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो सर उसको आप सीएसआर मानेंगे। अब वो सेक्शन 8 कंपनी ये कह रही है कि सर मैं तो ऑलरेडी चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही हूं, और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज भी वो वाली कर रही हूं जो आपके शेड्यूल 7 में दी हुई है, मैं तो एजुकेशन को प्रमोट कर रही हूं, तो मैं सीएसआर क्यों करूं? या सीएसआर उसी में ही कर लूं, अपना पैसा अपने आप को ले लेती हूं, उसी में सीएसआर कर लूंगी। तो सर क्या ये पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जिस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, आप उस एक्टिविटी से रिलेटेड सीएसआर नहीं करेंगे सर, आप कोई डिफरेंट, आपकी जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें ये पैसा खर्च करेंगे। आप कर रहे हो तो करते ही रहो ना, आप तो कर ही रहे हो वो चीज। तो सर प्रैक्टिकल दो एस्पेक्ट यहां पर है कि क्या फाउंडेशन जो खुद एक चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अगर वो उन 500, 1000 या 5 करोड़ की लिमिट में कहीं पर भी कवर हुआ, तो क्या उसको सीएसआर करना है? तो आंसर इज यस सर, बिल्कुल करना है। एंड सर अगर वो सीएसआर एक्टिविटीज की ऑलरेडी शेड्यूल 7 में कवर है, क्या तब भी उसे सीएसआर करना है? क्या उसी में वो पैसा यूज कर सकती है? तो आंसर इज नो सर, उसमें तो यूज नहीं कर पाएगी, वो दूसरी एक्टिविटी में ये पैसा क्या कर सकती है सर, यूज कर सकती है, और उसे करना ही पड़ेगा सर। नेक्स्ट सर, और क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर सीएसआर से रिलेटेड हमारी अराइज हो सकती है?
तो सर एक ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है सीएसआर की, जो एक और हॉट टॉपिक है सर इंडस्ट्री का। सर एक ब्रांड है मेरे पास, लेट्स सपोज सर हल्दीराम, और एक है सर बीकानेर वाला। ये दोनों ब्रांड है सर मेरे पास, हल्दीराम और बीकानेर वाला। एंड सर जो ये हल्दीराम और बीकानेर है ना, ये आपको पता है सर, ये फूड इंडस्ट्री में है, फूड अपने आउटलेट चलाते हैं सर, और काफी अच्छे टर्नओवर वाले हैं, और इनका ब्रांड नाम देखते ही लग रहा है आपको कि ये सीएसआर में आते होंगे, 500 हजार और 5 करोड़ में तो ये आते ही होंगे, चिल्लड़ है इनके लिए सर। अब इन्होंने शेड्यूल 7 जब पढ़ा, तो इन्होंने वहां पर एक वर्ड पढ़ लिया सर, हंगर एरेडिक्शन, कि भुखमरी के लिए अगर कुछ करोगे तो सीएसआर माना जाएगा जी। अब इन्होंने क्या किया सर, 8 से 10 बजे जो, जब कस्टमर निपट लेते थे इनके, तो 8 से 10 बजे सर ये छोले भटूरे की वहां पर फ्री स्टॉल लगा देते कि भाई साहब आओ और छोले भटूरे खाओ यहाँ पर आकर के। अब आपके लिए तो सर एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये बन गई है कि क्या सर जो ये हंगर एरेडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं, क्या इसको आप सीएसआर मानेंगे या नहीं मानेंगे सर? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम अराइज होती है सर ये भी, कि अगर सर आप खुद फूड इंडस्ट्री में हैं, तो क्या सर उसको आप सीएसआर मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो नो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, क्योंकि आप सेम एक्टिविटी में काम नहीं करेंगे सर। सेम एक्टिविटी में आप नहीं करेंगे। ऊपर आपको सेक्शन 8 कंपनी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बता करके आया हूं सर, कि आप खुद में जो काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी से रिलेट आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, उसमें आप पैसा खर्च नहीं करेंगे सर, तो आप ये अलाउड नहीं है, सीएसआर एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा सर। नेक्स्ट सर, इससे एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा राइज हुई, सेम एक्टिविटी। मान लीजिए सर फोर्टिस और एक जगह मैंने रखा है अपोलो, और वैक्सीनेशन लगाते हैं सर, कोविड का वैक्सीनेशन लगाते हैं, और 2 से 4 बजे तक उन्होंने फ्री रखा हुआ है कि भाई साहब आओ और वैक्सीनेशन कराओ, फ्री है। और ये जो वैक्सीनेशन का प्लेटफॉर्म है सर, ये भी शेड्यूल 7 में कवर है। तो सर क्या इसे सीएसआर एक्टिविटी मानेंगे, जो खर्चा उसके ऊपर वो कर रहे हैं? तो आंसर इज नो, सेम एक्टिविटी है सर, खर्चा नहीं मानेंगे। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या अराइज होती है सर? अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज होती है सर ये, छोटा करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा ही हॉट टॉपिक रहा है इंडस्ट्रीज में। Yes. सर अब हुआ क्या, जो जी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कंटिन्यू सर, बताइए, कंटिन्यू। तो सर ये एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिखाता हूँ। फोर्टिस और अपोलो ने क्या किया सर, उन्होंने बीकानेर, शैल आई स्टार्ट? तो सर एक फोर्टिस और अपोलो ने क्या किया सर, उन्होंने बीकानेर वाले से कोऑर्डिनेट कर लिया कि भाई साहब हम जो छोले भटूरे खिलाते हैं हमारे तो कवर नहीं हो रहे, तो आप एक काम करो, आप छोले भटूरे खिला लो और हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं आपके यहाँ पर, आप हमारे यहाँ कैंप लगा दो, हम आपके यहाँ कैंप लगा देते हैं, और जो आपके लोग यहाँ खाना खाने आएंगे हम फ्री वैक्सीनेशन करा देंगे उनका, और जो आपके यहाँ पर मरीज आएंगे तो खाना तो आपने तब भी खिलाना है, उनके रिश्तेदार जो उनके वेटिंग एरिया में बैठे होंगे उनको आप छोले भटूरे खिला देना। क्या सर अब ये सीएसआर है? ये प्रैक्टिकल इंपैक्ट है सर। अब 2 से 4 बजे वैक्सीनेशन टाइम है, और 2 से 4 बजे छोले भटूरे भी बटते हैं, और रिश्तेदार भी आजकल 2 से 4 ही देखने आते हैं मरीजों को, छोले भटूरे भी मिल जाएंगे हल्दीराम के। तो अब क्या ये सीएसआर है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एक बड़ा। इंडस्ट्रीज टाइप कर लेती हैं इस तरीके से, और बड़ी इंडस्ट्री है सर, तो टाइप कर लेती हैं, पैसा बचाना जानती हैं, और सर पैसा बचाने का तरीका भी हम ही लोग बता रहे हैं उन्हें कि ऐसे कर लेते हैं। तो किस तरीके से इसे मैनेज करें कि अब ये सीएसआर है सर? अब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया कि करें या ना करें, तो आंसर इज यस, अब ये सीएसआर है सर। तो अगर आपने कोई ऐसा टाइप कर लिया है, वो आपका वैक्सीनेशन चला रहा है सर, और आप वहां छोले भटूरे बंटवा रहे हैं, तो अब आपकी एक्टिविटी सेम नहीं है, आप अब अपनी सेम एक्टिविटी में नहीं है सर, तो अब इसके ऊपर सीएसआर ट्रीट होगा या नहीं होगा ये खर्चा? आंसर इज यस। अब सर ये बिल्कुल सीएसआर ट्रीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी तरीके की, ये सीएसआर माना जाएगा। एक और प्रॉब्लम आती है सर, एक और प्रॉब्लम मैं लेकर आता हूं सर आपके सामने, जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सर आज के टाइम की। मान लीजिए सर एक ग्रुप है टाटा, अब उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, और उसमें 2 कंपनीज का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सर। एक लिखा है सर मैंने टाटा मोटर्स, और एक लिखा है सर मैंने टाटा स्टील। दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, और दोनों ही सेक्शन 135 के दायरे में आती हैं। दोनों की टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट तीनों ही सीएसआर के दायरे में कवर होते हैं, दोनों ही सीएसआर के दायरे में आ रही है। अब ये दोनों कंपनी जो है वो सेम ओन्ड कंपनी है, एक ही चेयरमैन साहब है, एक ही ग्रुप की कंपनीज है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई साहब 2% तो आपको खर्च करना है, और 2% हमें खर्च करना है। 2% तो आपको खर्च करना है, 2% हमें खर्च करना है, क्यों ना मिलकर 4% खर्च कर लें? 2 आप डाल दो, 2 आप डाल दो, 4% हो जाएगा, और एक ट्रस्ट सोसाइटी बना लेते हैं, उसमें 4% डाल देते हैं, 2 आप डाल दो, 2 हम डाल देते हैं, मिलकर के पैसा खर्च कर लेते हैं, और 4% में कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या दोनों कंपनी मिलकर के एक जगह सीएसआर का फंड डाल करके क्या ऐसा भी कर सकते हैं? तो आंसर मना तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं सर इसमें।
तो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं सर, ये अलाउड है। 2-3 कंपनी मिलकर भी अपना एक फंड डाल करके तो भी सीएसआर कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये नहीं है सर, ये तो अंडरस्टूड है। प्रॉब्लम ये है, कमेटी भी एक ही बना सकते हैं क्या जी? सीएसआर पॉलिसी भी एक ही बना सकते हैं क्या जी? क्या एक ही वेबसाइट पर डाल दें जी दोनों के खर्चों को? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर यहाँ पर, कि 2 कंपनियों ने फंड तो एक जगह इकट्ठा कर लिया, क्या सीएसआर कमेटी भी एक ही बना ले? दोनों मिलकर के 2 डायरेक्टर बोले आए, 2 बोले आए, कमेटी बना ले। पॉलिसी भी एक ही बना ले, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर इज नो सर। ये प्रैक्टिकली याद रखना पड़ेगा। फंड एक जगह कंसोलिडेट हो सकता है, बट कमेटी, पॉलिसी या उनके प्लान्स एक जगह कंसोलिडेट नहीं हो सकते। वो तो सर आपको सेपरेट ही बनाने पड़ेंगे। केवल आप सीएसआर का अमाउंट ही एक साथ स्पेंड कर सकते हैं, बट सर आप सीएसआर कमेटी, पॉलिसी या एनुअल रिपोर्ट ये सर आप इकट्ठी नहीं बना सकते, कंसोलिडेट नहीं बना पाएंगे। ये प्रैक्टिकली सर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कमेटी, पॉलिसी ये सब हमें अलग करने, फंड हम एक जगह रख सकते हैं। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड सर हम रख सकते हैं। फिर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर, अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है जिसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हुआ है, तो सर वो ये पैसा कहां खर्च करेगी? तो अंडरस्टूड है सर, इंडिया में ही खर्च करेगी। अगर सर कोई फॉरेन कंपनी है, बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट को यहाँ पर हम हैंडल करते हैं सर, कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है सर? जिसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई ब्रांच इंडिया में है, वो आप फॉरेन कंपनी बोलते हैं एज पर लॉ से। अगर सर कोई फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच इंडिया में है, तो सर वो जो सीएसआर का पैसा खर्च करेगी, वो कहां पर खर्च करेगी? और इस सवाल को पूछने से पहले मैं बता देता हूं सर आपको, लॉ ये कहता है कि जो भी कंपनी, मान लीजिए सर एक ए लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर। एक ए लिमिटेड कंपनी जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस सर मान लीजिए फरीदाबाद में ही है, और उस कंपनी ने पैसा कमाया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है सर, पैसा कमाया उसने, वो पैसा कहां पर खर्च करेगी? फरीदाबाद में खर्च करे, दिल्ली में खर्च करे सर, बैंगलोर जाकर करे, उसे लग रहा है सर उत्तराखंड में करवा दो जी, बड़े ही लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहां पर कुछ कर देते हैं, तो सर कहां पर ये पैसा खर्च करें? तो सर लॉ ये कहता है कि जो आपका लोकल एरिया है, अब लोकल एरिया का मतलब क्या है सर? एज पर लोकल एरिया का मतलब क्या है? तो लोकल एरिया का मतलब एज पर जनरल क्लॉजेज में सर, एज पर जनरल इंटरप्रिटेशन के तौर पे, जहां पर आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है सर, उस एरिया को ही आप क्या मान करके चलते हैं? लोकल एरिया मान करके चलते हैं। अब फिर सर सवाल ये उठता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर, एक और, जितने भी आप सर जीएसटी में एक टर्म को ट्रेड करते होंगे, एक टर्म के बारे में ज्यादा सर आप काम करते होंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सर, ये कहां खर्च करें? इनके लिए तो पूरा देश ही लोकल एरिया है सर, ये तो हर जगह काम कर रहे हैं सर, ये तो फरीदाबाद में भी काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। तो सर प्रैक्टिकली ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो कंपनियां हैं, इनके लिए सर पूरा देश ही लोकल एरिया, याद रखिएगा। प्रैक्टिकली ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी पीछे आने वाले टाइम में, इनके लिए पूरा देश ही लोकल एरिया है सर, ये कहीं पर भी काम कर सकती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है सर, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिस भी एरिया में ऑपरेट कर रही है, उसके लिए वही लोकल एरिया माना जाएगा। एंड सर अब ये फॉरेन कंपनी पर आता हूं, फॉरेन कंपनी वालों का ये कहना था कि सर हम तो फॉरेन में, हमारा लोकल एरिया तो फिर फॉरेन हुआ, हम तो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, ब्रांचें तो इंडिया में खोल रखी है। तो मोदी जी कह रहे हैं भाई साहब आप भले ही फॉरेन में रजिस्टर्ड हो, बट जहां पर आपकी ब्रांच है उसको ही लोकल एरिया मानेंगे, और आपको एज एन इंडियन कंपनी, एज एन इंडिया में ही आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं, फॉरेन में आप ये पैसा खर्च नहीं करेंगे। फॉरेन में आप ये पैसा खर्च नहीं करेंगे, इंडिया में ही आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो फॉरेन क्लाइंट्स है सर, उनको भी अवेयर कराना पड़ेगा कि इंडिया में ही उन्हें पैसा खर्च करना है, जो भी उनकी ब्रांच इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके लोकल एरिया में आप ये पैसा खर्च करेंगे। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सर, फॉरेन कंपनी की 10 ब्रांच है, जिनमें से एक इंडिया में और 9 आउटसाइड इंडिया में है सर। तो उन 9 ब्रांच के नेट प्रॉफिट को कंसोलिडेट करके 2% निकालेंगे सर नेट प्रॉफिट के तौर पे, या फिर जो ब्रांच केवल इंडिया में है उसका ही आप नेट प्रॉफिट एवरेज करके निकालेंगे। तो सर याद रखिएगा, जो ब्रांच उनकी इंडिया में, बाहर के से मतलब नहीं है सर, ग्लोबल प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जिस ब्रांच ने इंडिया में पैसा कमाया सर, उसी का ही लेना है आपको, और किसी ब्रांच का नहीं लेना। नॉट ग्लोबल प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे सर, जो ब्रांच इंडिया में है केवल उसी को ही कंसीडर करें। सो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉरेन वालों के लिए बड़ी रहती है सर। एक और क्वेश्चन है सर, जो कि फरीदाबाद की कई इंडस्ट्रीज में राइज हुआ आने वाले पिछले वाले टाइम में, और जो काफी कंपनीज को मैंने रेक्टिफाई भी कराया। सर आपने देखा होगा, कंपनीज का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट कुछ कंपनीज ने अपने स्कूल्स चला रखे हैं सर। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स बना रखे हैं, और अपने स्कूल्स बना करके वो अपने एम्प्लॉयज को, बच्चों को वहां पढ़वाते हैं। अपने एम्प्लॉयज को एक फैसिलिटी दी हुई है उन्होंने कि आप पूरा दिन हमारी कंपनी में काम करिए, बच्चों की टेंशन हम ले लेते हैं। क्रचेस भी बना देते हैं आपके लिए, कंपनी में क्रचेस भी बने हुए हैं। हालांकि जो क्रचेस हैं सर, वो शेड्यूल 7 में कवर नहीं होते हैं, बट एजुकेशन शेड्यूल 7 में कवर होती है। तो सर एक कंपनी है,
इंडियन कंपनी है, मान लीजिए सर फरीदाबाद की कंपनी है, और उन्होंने अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस फरीदाबाद में ही सेटअप किया हुआ है, और उन्होंने अपना एक स्कूल, बड़ा अच्छा सा स्कूल उन्होंने सेटअप किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है स्कूल के बाहर, ओनली टू द वर्कर्स ऑफ द कंपनी, उनके किड्स के लिए ही ये स्कूल अलाउड है। ठीक है जी। और सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, नॉमिनल फीस पर पढ़ा रहे हैं सर, फ्री में सारी एजुकेशन वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है सर, क्या ये सीएसआर माना जाएगा? क्या आप इस खर्चे को सीएसआर में लेकर के आएंगे? तो याद रखिएगा सर, ये प्रैक्टिकल इशू है बहुत ज्यादा, इसको आप सीएसआर नहीं मानेंगे। लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऐसा बेनिफिट जो केवल आपको ही बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है और किसी को नहीं करा रहा, आपको या आपसे रिलेटेड लोगों को ही बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, तो सर उसको आप सीएसआर नहीं मानेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर मैंने बोर्ड चेंज करा दिया, लाला जी ने बोर्ड चेंज करा दिया, वहां पर लिख दिया एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए भी है एज वेल एज अदर्स के लिए भी है, क्या अब ये सीएसआर है? तो आंसर इज यस सर, अब वो सीएसआर माना जाएगा। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कोई भी ट्रस्ट, सर अब मैं ट्रस्ट से भी इसे लिंक कर रहा हूं, ट्रस्ट में भी आप सर सब जानते ही हैं दो तरीके के ट्रस्ट होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट। अगर सर आप अपना प्राइवेट ट्रस्ट बना करके, सर आपने मंदिर खोल रखा, जो भी चढ़ावा आता है आपके घर वाले यूज करते हैं उसे, तो जो भी आपने वो प्राइवेट ट्रस्ट बना रखा है जिसका बेनिफिट केवल आपको या आपकी फैमिली को ही मिलने वाला है, ऐसी ट्रस्ट में अगर आप डोनेशन लेते हैं सर, उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने अपना कोई स्कूल जो कि एक्सक्लूसिवली उसके एम्प्लॉइज या उसको खुद को ही बेनिफिट देता है, सर उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। अगर कोई ऐसा ट्रस्ट जो पब्लिक है, या ऐसा किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल जो सबके लिए अवेलेबल है सर, चाहे उसमें एम्प्लॉय का बच्चा पढ़े या बाहर वाला बच्चा पढ़े, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरीके का, तो सर उसको आप सीएसआर ट्रीट करना करेंगे सर, उसको हम सीएसआर मान करके चलेंगे। सो दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सर इंडस्ट्री में राइज होती हैं। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात जो सारे प्रोफेशनल्स के लिए और जो हमें बड़े अच्छे से याद भी रखनी चाहिए कि सर अगर मान लीजिए हमने सीएसआर नहीं किया, हमने सर कोई सीएसआर नहीं किया, तो अभी तक तो केवल ये होता था कि आप बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। तो हम सारे प्रोफेशनल का, मतलब मैं तो अपनी बात करूंगा औरों की तो नहीं करूंगा, कुछ प्रोफेशनल का व्यू ये रहता था कि ठीक है जी, नहीं करा तो कोई बात नहीं, बोर्ड रिपोर्ट में तो डिस्क्लोज करना है, तो फांसी तो लगने वाली है नहीं उस चीज के लिए, तो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई पेनल्टी के प्रोविजन एज सच एप्लीकेबल नहीं होते थे, पेनल्टी के प्रोविजन एज सच एप्लीकेबल नहीं होते थे, और कुछ लॉ मेकर ने भी नहीं लिखा था। बस एक जनरल इंटरप्रिटेशन का रूल ये कहता था, सर आप सबको पता ही है कि जहां पर भी कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं होती है, वहां पर जनरल पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है जो कि एक्ट में लिखी हुई होती है। पर सर अब बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि सर अब गवर्नमेंट ने पेनल्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल करा दिए हैं सर। और पेनल्टी के जो प्रोविजन एप्लीकेबल कराए हैं सर, पेनल्टी पर आने से पहले धीरज जी, अभी मैं 10-15 मिनट का टाइम और ले सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल आराम से कीजिएगा, तो सर काफी मैं इंटरेस्टिंग एक है। छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सर, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही कैच है, पूरे इंडस्ट्री के लिए कैच है ये सब चीजें। सर ये जो 2% का पैसा आपने खर्च किया, सर स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आपको? ये जो बोर्ड है सर विजिबल है? यस। विजिबल है सर सर। 2% का पैसा आपने खर्च किया सर, तो अभी तक सर मैंने अपने डायग्राम में आपको ये बताया था कि अगर खर्च नहीं हुआ है किसी रीजन से, तो आप केवल बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दीजिए, फांसी नहीं लगने वाली है उस चीज के लिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दीजिए, और साथ में रीजन भी बता देना कि फेलियर क्यों रहे। बस इतना सा काम करना होता था सर। बट अब प्रॉब्लम क्या राइज हो गई है सर इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी क्रूशियल प्रॉब्लम राइज हो गई है कि अगर आपने वो अमाउंट स्पेंड नहीं किया सर, तो आप पहले दो चीजों पर आ जाइए सर। पहले दो चीज गवर्नमेंट कह रही है, भाई साहब एक गलती सुधारने का मौका आपको जरूर देंगे हम, और वो मौका क्या है सर? उन्होंने कहा है कि सर जो पैसा, मान लीजिए सर मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जो 2% निकल करके आने थे वो 10 लाख रुपए थे, और उनमें से सर केवल आप 4 लाख ही खर्च कर पाए। एक सवाल तो ये क्या 6 लाख के लिए रीजन देना पड़ेगा, 10 लाख का रीजन देना पड़ेगा? तो सर 6 लाख का रीजन देना पड़ेगा, केवल 10 लाख का रीजन नहीं देना आपको, 4 लाख तो आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। फिर जो सर बचे हुए 6 लाख रुपए हैं, उनका क्या करना है सर आपको? वो क्या पॉकेट में आ गए क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, सीए साहब ने कह दिया भाई साहब 2 लाख रुपए मुझे भिजवा दो, या सीएस साहब ने कह दिया 2 लाख मुझे भिजवा दो, बोर्ड रिपोर्ट अच्छी सी बनवा देते हैं, रीजन बढ़िया सा दे देंगे और अंदर कर लेते हैं सर, दिक्कत तो कुछ है नहीं, फांसी ना आपको लगनी ना मुझे लगनी है, आपके भी सेव हो गए हमारे भी सेव हो गए। अब लॉ ये कहता है कि भाई साहब अगर आपने 6 लाख रुपए खर्च नहीं करे तो आप एक काम करिएगा, अब वो पैसा आपका नहीं है सर, आपको 6 महीने के अंदर अंदर सर, विद इन 6 मंथ, आपको ये पैसा, जिस दिन आपका सर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ,
वहां से 6 महीने के अंदर अंदर क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आपको ये पैसा सर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा ये पैसा सर आपको, जो आपके बचे हुए सर 6 लाख रुपए हैं, आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको सर वो किसी भी फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सर आप मेरी बात को कनेक्ट करिएगा, मैंने फंड का मतलब आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर साहब ने अपनी एक एफडी का फंड बना रखा, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। भाई साहब सेफ रहेगा, वाइफ की नजर रहती है पूरे दिन उस एफडी पर, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार एक घड़ी मेरे से छूट जाएगा, उससे नहीं छूटेगा सर। तो सर फंड का मतलब आपको याद आ रहा होगा सर, मैंने बताया था कि सर शेड्यूल 7 के अंदर जो आपको मैंने सर वो फंड बताए थे, पीएम केयर, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा, और सर जो आर्म फोर्सेस के लिए आपने बनाए थे, केवल उन 4 फंड में ही ये पैसा आपको डालना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। दूसरा सर, अगर वो जो 6 लाख रुपए आपके पास बचे हुए हैं, अब सर यहां पर एक बड़ी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली चीज बताने जा रहा हूं आपको। सर 2 तरीके के डोनेशन आप कर सकते हैं। एक डोनेशन आपने किया कि डोनेशन दिया, काम खत्म हो गया सर आपका, आज आप डोनेशन करके आए, बात खत्म हो गई सर आप। सर एक तरीके का डोनेशन रह रहा है, आपको स्कूल बनवा रहे हैं, अब सर स्कूल की बिल्डिंग एक दिन में तो खड़ी नहीं हो जाएगी, स्कूल को बनवाने में टाइम लगेगा, उस इंफ्रा को डेवलप करने में टाइम लगेगा सर आपको। तो सर ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, ऊपर सर जब मैंने अपनी स्लाइड शुरू करी थी, वहां पर एक वर्ड लिखा था प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। सर प्रोग्राम शादी होनी है, प्रोग्राम होना भाई साहब वो शादी प्रोजेक्ट नहीं है सर, वो प्रोग्राम है, खत्म हो जाएगी थोड़ी बहुत दिन बाद। एंड सर प्रोजेक्ट एक लंबे टाइम के लिए प्रोजेक्ट होता है। और सर वो कहते हैं कि अगर आपने ये पैसा प्रोजेक्ट के लिए बचा करके रखा था, प्रोजेक्ट में आप खर्च कर रहे थे, तो हो सकता है पूरे साल में आप वो 10 लाख रुपए स्कूल पर ना खर्च कर पाए हो। बात समझ में आ रही है सर मेरी आपको? मान लीजिए सर 10 लाख की जगह 10 करोड़ कर देता हूँ, स्कूल बनवाना है, पहले दिन में 2 ही माले तैयार हुए सर स्कूल के, आपने बनवानी है सर 3 फ्लोर की बिल्डिंग, तो सर पहले साल में 2 ही तैयार हुए, तो सर आपने पैसा तो खर्च करा सर। तो ऐसे प्रोजेक्ट में सर, जहां पर आपका प्रोजेक्ट, सर बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जहां पर आपका प्रोजेक्ट सर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, पैसा खर्च होता रहेगा टाइम टू टाइम सर। ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे थे, पैसा खर्च नहीं हो पाया पहले साल में केवल आप 4 लाख ही खर्च कर पाए, 6 लाख अभी भी होना बाकी है, तो सर फिर वो बोलते हैं कि फिर आप 30 दिन के अंदर अंदर सर, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है 6 महीने और 30 दिन में, 6 महीने कहाँ यूज करने हैं और 30 दिन कहाँ यूज करने हैं सर। तो सर 30 दिन के अंदर अंदर जहां से आपका क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ सर, आपको बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सर। और अकाउंट कोई सेविंग या करंट अकाउंट नहीं होगा सर, आपको अकाउंट ओपन कराना है सर, अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। सर मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, बस छोटे छोटे वर्ड लिख दिए हैं। यूएन मतलब सर अनस्पेंट, सीओ मतलब सर कंपनी या कॉर्पोरेट, एसओ मतलब सर सोशल, आरए मतलब सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट सर। अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में सर ये पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अब सर बड़ी प्रॉब्लम होती थी इस चीज में, मतलब सीएस को तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे सर आप जैसे प्रोफेशनल जिनके लिए हम लोग काम भी करते हैं, बहुत सारे सीएस का क्वेश्चन होता था सर कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है क्या, क्या 10 साल स्कूल बनवाते रहे, 2-2% खर्च करते रहेंगे, हर साल 1-1% लगाते रहेंगे, चलता रहेगा काम, लाला जी को भी लगेगा कि कुछ काम हो रहा, सीएसआर हो रहा भाई साहब, 10 साल तक चलाते रहे। तो सर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में दिक्कत होती है कि ऑनगोइंग का मतलब है क्या सर। सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनगोइंग का मतलब होता है सर जिस साल आपके ऊपर सीएसआर लगा, एक तो वो वाला साल, ठीक है सर, अगले 3 साल और मिलेंगे सर आपको, तो टोटल मिलाकर के सर आपके 4 साल हो गए। एक साल जिसमें आपको सीएसआर खर्च करने के लिए बोला गया था सर, ठीक है जी। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है सर अगले 3 साल और, मतलब सर मान लीजिए 22-23 में अगर आपका प्रॉफिट 6 करोड़ रुपए था, तो सर 23-24 में आपके ऊपर सीएसआर लग गया, तो 23-24 में आपको ये पैसा खर्च करना है सर, तो 23-24 का पूरा साल सर। और 23-24 के बाद अगले 3 साल तक आप उस प्रोजेक्ट में पैसा ये खर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सर। और एक मजेदार बात और बताता हूं सर आपको, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कई लोग 3 साल काउंट कर लेते हैं, प्रैक्टिकली ये 3 साल नहीं है सर, प्रैक्टिकली सर ये 2 साल 11 महीने है, प्रैक्टिकली सर ये 2 साल 11 महीने है, क्योंकि 30 दिन आपने यहां पर भी यूज कर लिए होंगे सर जब पैसे ट्रांसफर किया होगा, तो जितने दिन आपने वहां पर यूज करे वो सर यहां से माइनस कर दीजिएगा प्रैक्टिकली। तो सर आपको टोटल वो टाइम मिला ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करने के लिए जो आप यहां पर सर देख रहे हैं, 1 साल पूरा मिला सर, और 3 साल और मिलेंगे। बट प्रैक्टिकली सर जो आपने अकाउंट ओपन कराया होगा उसमें आपको जरूर टाइम लगा होगा, तो जितने टाइम आपने वहां पर यूज कर लिया उसे 3 साल से माइनस कर दीजिएगा सर, उतना टाइम पीरियड आपका क्या माना जाएगा सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट माना जाएगा, उतने टाइम तक ये पैसा आप स्पेंड कर सकते। तो 6 महीने कहां पर यूज करने हैं सर, वो आप क्लियर होंगे मेरी बातों से। 30 दिन कहां पर यूज करने हैं सर, वो
नहीं है तो सर 6 महीने का टाइम मिलेगा, और 6 महीने भी आप फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे सर। ये भी बात ध्यान रखनी है सर, फंड में पैसा कब ट्रांसफर करना है और अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा कब ट्रांसफर करना है सर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरी, आई थिंक सो, मैं क्लियर हूँ अपनी बातों से। एक इंपॉर्टेंट बात और सर, यहां तक क्लियर कर दिया सर मैंने आपको। एक और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की बात सर यहाँ पर, अगर सर आप ये 6 महीने वाला भी काम नहीं कर पाए सर, और ये 30 दिन वाला काम भी नहीं कर पाए, ठीक है सर, आप ये भी नहीं कर पाए, 30 दिन वाला काम भी नहीं कर पाए सर, या फिर आप सर वो 3 साल में जो पैसा खर्च करना था वो भी नहीं कर पाए सर। 3 बातें मैं बोल रहा हूं आपको, 6 महीने में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए, 30 दिन में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए, पैसा ट्रांसफर कर दिया था बट 3 सालों में उसे यूज नहीं कर पाए सर उस पैसे। तो सर अब लॉ मेकर ये कहता है, केवल इसके लिए बात कर रहा हूं सर अभी मैं आपसे, कि अगर आप इस पैसे को जो आपने अनस्पेंट अकाउंट में भेजा था, 3 साल में यूज करना था, आप नहीं कर पाए यूज सर, तो आप एक काम करिएगा, अगर नहीं कर पाए हो बहुत बढ़िया बात सर, फिर जब आपके वो 3 साल कंप्लीट हुए, वहां से 30 डेज में जो हमने 6 महीने वालों के लिए फंड बताए थे, उसी फंड में तुम भी पैसा ट्रांसफर कर देना सर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि 6 महीने में आप अगर सीएसआर का पैसा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट खर्च नहीं कर पाए, जो कि आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था, तो सर 6 महीने में पैसा ट्रांसफर करना है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 30 दिन में अनस्पेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, और उसे 3 सालों तक आप खर्च कर सकते हैं उस पैसे, राइट सर। अगर 3 सालों में यूज नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि फिर जहां पर आपके 3 साल कंप्लीट हुए, वहां से 30 दिन में अनस्पेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट से पैसा बाहर करिए, फंड में ट्रांसफर कर दीजिए, और वो फंड कौन सा सर, वही शेड्यूल 7 वाले फंड में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। अब सर अगर आप ये भी नहीं कर पाए सर, ये भी नहीं कर पाए सर, मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं, और ये भी नहीं कर पाए सर, आप इन 2 बातों पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो सर अब बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने कहा भाई साहब अब हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए, जो कंपनी है वो तुम भी आ जाइए, और जो सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो भी आ जाइए। और सर अगर कोई मेरे सीएस दोस्त ये सेमिनार देख रहे हैं सर, वेबिनार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आप लोग भी हैं, क्योंकि सबसे तीसरे नंबर पे सीएस भी लिखा हुआ उसके केएमपी की डेफिनेशन में। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में केएमपी भी आते हैं, और केएमपी की डेफिनेशन में आजकल कंपनी सेक्रेटरीज भी आते हैं सर 2013 के अंदर, तो सीएस भी कवर है ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, उनको भी चढ़ावा देना पड़ेगा सर। एंड सर पेनल्टी कितनी है, मैं थोड़ा सा नाराज हूं इस प्रोविजन से सर, थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए जब सीएसआर पे आप इतना फोकस कर रहे हो तो सर। उन्होंने बोला है जो भी पैसा आपने खर्च नहीं करा उसका डबल, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जो कि आपका खर्च हो जाना चाहिए था, खर्च नहीं हुआ, या फिर जो स्पेंड हो जाना, जो सॉरी जो ट्रांसफर हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सर मेरे केस में 6 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो 6 लाख का मतलब डबल हो गया सर 12 लाख। बात क्लियर है सर यहां तक। जो खर्च हो जाना चाहिए था सर, वो मान लो जी आपने 10 का 10 ही खर्च नहीं करा, तो सर पेनल्टी हो गई 20 लाख। अगर आपने 10 में से 4 खर्च कर दिए, 6 ट्रांसफर होने थे सर, तो 6 का हो गया सर 12 लाख, और सर 1 करोड़ रुपया। तो सर जो आपका फंड है वो उसका डबल सर, और 1 करोड़ रुपए। सर मजेदार छोटी सी जो नाराजगी वाली बात है सर, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया विच एवरेज लेस। तो इनमें से जो भी कम है, हायर हो जाता तो मजा आ जाता सर, लेस जो भी है सर वो आपको एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है तो सर आरओसी आपके ऊपर ये पेनल्टी लगा सकता है। सेकंड सर, जो ऑफिसर एंड डिफॉल्ट डायरेक्टर साहब हैं, केएमपी साहब है सर, सीएस हैं, उनके ऊपर सर उन्होंने बोला है कि जो भी अमाउंट आपका खर्च हो जाना चाहिए था या ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, उसका 1/10 या फिर सर 2 लाख रुपए। तो यहां पर भी सर नाराजगी वाली बात, विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा वो पैसा सर आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उतना चढ़ावा आपको चढ़ाना पड़ेगा। अगर ये विच एवर इज हायर हो जाए तो सर कंपनियां बहुत सुधर जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए सर बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिकल, जैसे सर कल ही मेरे से एक बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत अभी ये सीएसआर वाला ही टाइम चल रहा है करने वाला, तो एक पूछ रहे थे कंपनी के क्लाइंट की, हितेश जी 5 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, और पेनल्टी तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करके जो भी हम करेंगे मैनेज करके 2-4 लाख पर ले आते हैं, तो 5 करोड़ में से 3-4 करोड़ बचा लेते हैं। तो सर अगर ये ही विच एवर इज हायर हो जाता तो वो ना सोचते, क्योंकि 5 करोड़ का मतलब 10 करोड़ रुपए का पेनल्टी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता। तो अभी तो 1 करोड़ और 2 सर ट्वाइस, दैट इज 2 लाख रुपए उनको खर्च करने। पर थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने पेनल्टी के प्रोविजन को इन्फोर्स किया। पहले टाइम तक तो पेनल्टी के प्रोविजन भी इन्फोर्स नहीं थे, जनरल पेनल्टी लगती थी 1 लाख रुपए, बट आज के टाइम में पेनल्टी के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा सर, कि ट्वाइस और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और सर ये पेनल्टी में और नहीं है, दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होगी।
कंपनी को भी पे करना पड़ेगा सर, और साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट में अगर मान लीजिए सर कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं तो आधा आधा बांट लेंगे क्या? आंसर इज नो सर। तीनों के ऊपर 1/10 और 2 लाख तीनों के ऊपर ईच है, अलग अलग उनके ऊपर सर ये एप्लीकेबल रहेगी। तो इसी के साथ सर मैं अपनी जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीएसआर के ऊपर थी मैं ओवर करता हूं। अगर किसी की क्वेरी है तो मैं वेलकम करता हूं सर उनकी क्वेरीज को। और आई होप सो सर मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को काफी कुछ कवर कर लिया होगा अपने सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। सर इसमें जो आपने 12 एक्टिविटी बताई थी जिसमें हम वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, वो कहीं डिफाइन है? मतलब एमसीए के साइट पे या फिर कंपनीज एक्ट में कहीं हम उनको देख सकते हैं कि कहाँ तक ये एक्सटेंडेबल है? तो धीरज जी किसी का कोई प्रॉब्लम हो, सर मनीष जी किसी की कोई सर प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी अपने पूछना चाहता हूँ तो सर please निखिल आ भाई सकते ने हो। एक क्वेरी रेज की है। जो आपने 12 एक्टिविटीज डिफाइन की सर थी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब हेलो आ रही है सर? सर। आवाज आ रही है सर आपको? हेलो हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज हाँ सर, ऑडिबल है। आपकी तो आ रही आपको है। आ रही है? धीरज भाई बोलो, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर को, आ रही है हितेश जी को? निखिल भाई एक बार Q&A सेशन में आप अपनी क्वेरी टाइप कीजिए, शायद मे भी वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा हितेश सर, आवाज आ रही है आपको? जी निखिल भाई आ रही है, आपकी आवाज आ रही है निखिल भाई। हितेश सर को शायद ऑडिबल नहीं है मेरी। हितेश भाई। आप एक बार बोलिए वहां पे अनम्यूट करके। हेलो हेलो। जी आवाज आ रही है धीरज भाई आपकी। आ रही है आवाज ही आ रही है। तो शायद लास्ट में हितेश आवाज आ रही है नहीं आई सर? आ गई थी सर, लास्ट में आ रही थी, बस निखिल जी ने एक क्वेरी रेज की है, उसको आप एक हाँ बार जी बताइए लीजिएगा। बताइए सर। निखिल भाई दोबारा से अपनी क्वेरी हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम प्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि आपने 12 एक्टिविटी बताई थी जो जी उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सीएसआर के में कवर है, और उसमें आपने बताया जी था कि वो एमसीए में पॉसिबल जो वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन होगी वो लेंगे हम। तो उस जी। इंटरप्रिटेशन को हमको मतलब एमसीए की साइट पे या फिर कंपनीज एक्ट में कहीं वो डिफाइन है कि कहाँ तक हम उसको मतलब देख सकते हैं? सर वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन कंपनीज एक्ट में ऐसा उन्होंने कुछ दिया नहीं हुआ है, और अगर आपने पूछा है तो मैं कुछ और बताना चाहूंगा। उन्होंने 2-3 हाँ एक्टिविटीज जी। और वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन के तौर पे इस बार से डिफाइन करी थी। जैसे अब मैं बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा सर कोविड के टाइम पर आईपीएल दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। हम्म, तो उन्होंने एक एक्टिविटी ये भी ऐड करी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स सेंटर जिसको आप, वैसे तो सर इंडिया में अलाउड है सीएसआर करना, बट अगर मान लीजिए सर कोई भी प्लेयर जिसको आप बाहर जाकर उसकी ट्रेनिंग करा रहे हो, जैसे सर नीरज चोपड़ा का एग्जांपल ले लेता हूँ, उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग यूएस में करी थी बाहर जाकर के। तो वहां पर जो ट्रेनर के खर्चे हुए, वहां पर जो उनके रहने खाने के खर्चे हुए, जो उनके इक्विपमेंट पे पैसा खर्च हुआ, उसको भी गवर्नमेंट ने सीएसआर में ही ट्रीट किया हुआ है। तो वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन का एज सच कोई सेक्शन तो वहां पर है नहीं सर। बट आप किसी भी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं किसी भी चीज को और वो सोशल कॉज में है, तो एमसीओ से सीएसआर मान लेता है, उस पर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अच्छा, सोशल कॉज में होना चाहिए। यस। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेरी निखिल भाई? नहीं बस अभी तो और यही। किसी और की और कोई क्वेरी? Can I ask one question? यस सर, जी सर बताइए। चंद्र जी प्लीज। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं सीएसआर की जो मेरा एक्सपेंडिचर है दैट आई कैन आल्सो डू फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है ना? तो जो जो भी मेरे पास में जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनके थ्रू उनको कर सकता हूँ। सो जी सर। माय ड्यूटी इज ओवर वंस आई ट्रांसफर द अमाउंट टू देम, or there are some Yes sir, further your duty formalities is to the... your duty is over. Sir, your duty is over when you transfer the amount, but only you have to check that they have the 3 years track record or not. But that's all. Whether they spend it or not, I'm not concerned with that. No, you have already spent. When you transfer 2% of the average net profit, you have already booked the expenses in your books.
So the headache So there on is no need to take the utilization certificate or anything else. you will take the 2% of the जो आपने उनको पैसा ट्रांसफर किया, केवल आप उसका ही उनसे सर्टिफिकेट लेंगे that you have successfully transferred the amount to the fund, and that is the utilization certificate for the purpose of filing an MCA. So वही आपको करना है. Okay. धीरज भाई किसी और का कोई क्वेश्चन व्यूअर्स का? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है. सो हितेश भाई, आपने मतलब सेक्शन 198 के बारे में बताया, 135 के बारे में बताया और CSR एक्टिविटीज के बारे में बताया. नाउ आई रिक्वेस्ट टू CA निखिल गर्ग जी कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें CS हितेश गोयल जी का, टुडेस गेस्ट स्पीकर. CA निखिल गर्ग जी प्लीज. बिल्कुल निखिल भाई. So, as we conclude today's webinar, a special thank you to CS Hitesh Goyal sir for sharing your expert insights with us for in the practical aspect of CSR activity, and your expertise and through understanding the way of presentation has provided us with a deeper understanding and practical knowledge that can be we can implement in our respective field. And thank you for the audience. Thank you for the time to be with us today. Sir, we look forward to seeing you in our future webinar. Until then, stay safe and updated. Thank you, sir. Thank you. Have a great Thank you day. so much, Nikhil मैं ji. also Thank you so much. thankful to अंशुल जी जिन्होंने अपनी विजिट टाइम में से टाइम निकाला. अंशुल भाई ने और CS हितेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मतलब आपने काफी Thank you, Manish ji. एक्सप्लेन किया है चीजों को. बिल्कुल. Thank you, sir. Thank you so much. माय प्लेजर सर. Thanक यू एवरीवन सर. सर. थैंक यू. धीरज जी कंक्लूड करेंगे. Thank you, sir. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर, क्लोज कर सकते हैं मीटिंग. हाँ सर, लीव कर सकते हैं सब. बिल्कुल बिल्कुल सर. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन. हम्म.